हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिथ। मैं आज बात करूंगा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस के बारे में। तो सबसे पहले मैं टाइप 1 और 2 के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो लेस कॉमन कॉजेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज चिल्ड्रंस में ज्यादा कॉमन होता है, पर वो एक्चुअली कोई भी एज में हो सकता है। पर इसके जो दो पीक्स होते हैं वो होते हैं, एक पहला बिफोर स्कूल एज और दूसरा एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये उसके दो पीक्स होते हैं। और जैसा कि आप इसमें जानते हैं कि इसमें बीटा सेल का लॉस इसमें बीटा सेल का कंप्लीटली लॉस हो जाता है और इसकी वजह से कीटो एसिडोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा टाइप 1 डायबिटीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो दो में डिवाइडेड होता है, एक पहला 1A और दूसरा 1B। जो 1A होता है वो ऑटो इम्यून होता है और जो 1B होता है वो इडियोपैथिक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप 1A के बारे में। तो शुरू करते हैं टाइप 1A के बारे में। तो टाइप 1A के जैसे कि मैं अगर रिस्क फैक्टर की बात करूंगा तो इसमें 1/3 जीनेटिक होता है और 2/3 एनवायरमेंटल होता है। तो सबसे पहले मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूंगा, उसके बाद हम जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं, तो उसके उसको में सबसे पहला एक होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग, कि अगर चिल्ड्रन को ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली कराया जाए तो उसमें वो चांसेस कम हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग टाइप 1 डायबिटीज के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और इसके बाद एक और आता है कि जैसे कि इक्वेटर के पास अगर कोई, जैसे कि ये समझ लीजिए ये पूरा अर्थ हो गया और ये इक्वेटर है, तो जो आदमी इक्वेटर के पास रहते होंगे उसमें टाइप 1 डायबिटीज कम होता है। और जो जो नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स के पास जो लोग रहते हैं उसमें टाइप 1 डायबिटीज से ज्यादा कॉमन होता है। तो आप ये एनवायरमेंटल फैक्टर है कि जैसे कि आप एक समझिए कि अगर कोई आदमी, जैसे कि इंडिया हमारे इक्वेटर के पास है, तो अगर इंडिया का कोई आदमी यहाँ अब इंग्लैंड में जाके रहने लगेगा तो उसमें टाइप 1 होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर अगर वही बच्चा अगर इंडिया में ही रहेगा तो उसमें टाइप 1 के चांसेस कम होंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया। और इसके बाद एक आता है जिसे हम हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। आपने अस्थमा और उस सब में भी पढ़ा होगा कि हाइजीन हाइपोथेसिस क्या होती है। तो जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आप समझिए कि हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन कंपैरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से कम है और यहाँ इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, पब्लिक हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या होता है कि अगर आप समझिए जैसे कि हम ब्रिटेन या फिर यूएस की बात करें तो उन्होंने उनमें पब्लिक हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी, फिर उन्होंने इन्फेक्शंस काफी कम होते हैं। स्पेशली हम बात करें तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस के बारे में। तो इस सब फैक्टर्स के कारण इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है। जैसे कि आप समझिए इम्यून सिस्टम को अब मारने के लिए कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं मिल रहे तो वो अब खुद पे ही अटैक करने लगेगा। इसके कारण ऑटो इम्यून डिसीज होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसी तरह से इसमें हाइजीन हाइपोथेसिस के कारण अस्थमा जैसे और भी डिसीज भी होते हैं। तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात। अब मैं बात करूंगा जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। तो जेनेटिक फैक्टर्स में अगर हम सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जीन्स की बात करेंगे जो करीब 40% पीपल में देखने को मिलता है, तो वो होता है HLA मॉलिक्यूल्स। तो आप समझ जाए आपने कई बार पढ़ा होगा कि HLA DR3 और DR4 जो होता है उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। पर अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें कि समझिए कि DR4 वाले दो इंसान है, तो हम और स्पेसिफिक कैसे हो सकते हैं कि समझिए कि दो इंसानों को DR4 HLA मॉलिक्यूल है, तो उसके बाद हम अगर देखें तो DQ देखेंगे। अगर इसे एक आदमी को DQB10302 है और दूसरे को DQB1
0.0602 है। तो ये मतलब हो गए। तो जो ये इंसान होगा इसमें मतलब डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। और ये जो मतलब डीक्यू का जो वेरिएंट होगा उसमें डायबिटीज होने के चांसेस मतलब कम हो जाते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्टिव है और ये मतलब डायबिटीज करवाता है। तो ये हो गई एचएलए मॉलिक्यूल्स की बात। और इसके बाद में जो मॉलिक्यूल आता है वो है 5 प्राइम पॉलीमॉर्फिक रीजन ऑफ इंसुलिन जीन। ये जो मतलब होता है ये करीब 10% पीपल में ये इसके मतलब डिसरेगुलेशन होने की वजह से मतलब जेनेटिक फैक्टर होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होता है। और सबसे आखिर में मैं बात करूंगा जो इस जीन के बारे में AIRE। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसे कहते हैं ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन। तो ये मतलब किस सेल्स में फंक्शनल होता है, तो ये जो थाइमस के जो टी सेल्स होते हैं उसमें एक्टिव होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सेल्फ रिएक्टिविटी को मतलब उसके रेगुलेशन के लिए ये AIRE जीन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मतलब इसमें भी म्यूटेशन हो जाए तो टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इस जीन के म्यूटेशन की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होता है और ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम टाइप 1 होता है। तो ये AIRE जीन की वजह से ये 2 सिंड्रोम होते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा एंटीबॉडीज के बारे में। जैसा कि मैंने बताया टाइप 1A ऑटो इम्यून है, तो इसमें मतलब एंटीबॉडीज किस तरह से होंगी, तो इसमें ये 5 एंटीबॉडीज होती है। तो टाइप 1A डायबिटीज के पेशेंट में ये 5 एंटीबॉडीज होती है। ये पहला ICA जिसे आइलेट सेल एंटीबॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है GAD65 ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है। फिर IAA उसका मतलब इंसुलिन के एंटीबॉडी। फिर ICA मतलब ये क्या है, तो ये है टायरोसिन फॉस्फेटेज IA1 एंटीबॉडीज। फिर होता है जिंक ट्रांसपोर्टर 8 एंटीबॉडीज। तो ये मतलब 5 एंटीबॉडीज होती है। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि अगर मतलब हम टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में ट्रीटमेंट इंसुलिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो इंसुलिन ट्रीटमेंट के बाद जो IAA एंटीबॉडीज होती है उसका लेवल अब कम हो जाता है। तो ये एक बात हो गई। फिर कई बार क्या होता है कि मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें से करीब 15% पेशेंट्स में हमें ICA आइलेट सेल एंटीबॉडी मिलती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब ये टाइप 2 के पेशेंट्स में मतलब ICA एंटीबॉडी के होने के कारण इन्हें माइल्ड फॉर्म ऑफ टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्टहुड या फिर लाडा कहते हैं। तो ये हो गया। फिर मैं आप सबसे आखिर में टाइप 1A के आखिरी मतलब रीजन बताऊंगा। तो उसमें होता है जो चेक पॉइंट इनहिबिटर्स होते हैं, चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स लाइक इपिलीमुमाब, फिर निवोलोमुमाब और आखिर में पेम्ब्रोलीजुमाब। तो ये सारे मतलब ये ड्रग्स होती है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स ड्रग, ये टाइप 1A डायबिटीज करती है। तो आप मतलब अदर कॉजेस में कई ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन ड्रग्स के कारण डायबिटीज होता है। तो आपको यहाँ ये चीज याद रखनी जरूरी है कि ये इन ड्रग्स की वजह से टाइप 1A मतलब ऑटो इम्यून डायबिटीज होता है। इसके बाद आता है टाइप 1B डायबिटीज मेलिटस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इडियोपैथिक होता है, मतलब इसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं होता कि इसमें शायद कोई म्यूटेशन की वजह से जैसे कि होता हो। तो इसमें मोस्ट कॉमन म्यूटेशन कौन सा होता है, तो इसमें PAX4 म्यूटेशन सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। ये इडियोपैथिक होता है, मतलब हमें इसमें एंटीबॉडी टाइप 1 डायबिटीज होगा पर हमें इसमें एंटीबॉडीज नहीं मिलेगी, जबकि टाइप 1A में हमें एंटीबॉडीज मिलती है। तो ये हो गई टाइप 1 की बात। अब मैं बात करूंगा टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट में ज्यादा कॉमनली होता है, पर अभी जैसे कि अब फास्ट फूड का मतलब ज्यादा बढ़ गया है तो अब ये चिल्ड्रंस में भी अब ये ज्यादा देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज था उसमें मतलब इंसुलिन बीटा सेल लॉस होने के कारण थोड़ा सा भी इंसुलिन नहीं रहता, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, वो अब काम नहीं कर सकता। इसलिए मतलब क्या होगा कि बीटा सेल और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे
करेंगे तो मतलब टाइप 2 में इंसुलिन मतलब बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि मतलब इसके मतलब इटियोलॉजी के कारण, तो ये भी अगेन जेनेटिक और एनवायरमेंटल में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जेनेटिक की बात करें तो इसमें कौन सा जीन होता है, तो इसमें TCF7L2 जीन होता है। उसके मतलब उसका म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली होता है, और इस जीन की जो प्रोडक्ट जो होती है वो WNT सिग्नलिंग में मतलब का काम करती है। तो इस जीन के म्यूटेशन के कारण ये जेनेटिक कॉज हो गया टाइप 2 डायबिटीज का। और इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी अगेन दो में डिवाइडेड होती है, एक होती है विसरल ओबेसिटी और दूसरी होती है सबक्यूटेनियस ओबेसिटी। तो इसमें से जो विसरल ओबेसिटी होती है उसके कारण मतलब टाइप 2 डायबिटीज होता है। सबक्यूटेनियस मतलब ये उतना कॉमन नहीं होता, सबक्यूटेनियस ओबेसिटी में मतलब ये टाइप 2 डायबिटीज नहीं होता। तो विसरल ओबेसिटी मतलब क्या होती है, तो विसरल ओबेसिटी में जैसे कि जो फैट डिपोजिशन होता है वो ओमेंटल या फिर मिजेंटेरिक जैसे ऑर्गन्स में मतलब डिपोजिट होता है। तो ये विसरल ओबेसिटी हो गई। और सबक्यूटेनियस ओबेसिटी के बारे में एक मैं बात बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के जो सुमो रेसलर्स होते हैं वो काफी ओबेस होते हैं, पर फिर भी इनमें टाइप 2 डायबिटीज उतना कॉमन नहीं होता। तो उसका रीजन क्या है कि ये जो सुमो रेसलर्स होते हैं मतलब वो आप जानते हैं कि बहुत सारा खाते हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक्सरसाइज करने के कारण जो विसरल फैट होता है वो कम हो जाता है, और जो इन सुमो रेसलर्स में मतलब जो भी फैट डिपोजिशन होगा वो अब सबक्यूटेनियस होगा। तो सबक्यूटेनियस मतलब उतना रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इसके कारण जो सुमो रेसलर इतने फैट होने के बावजूद भी उनमें में टाइप 2 डायबिटीज कॉमन नहीं होता। और कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग मतलब जो फैट नहीं होते, जो मतलब उनका बिल्ट का थीन होता है, फिर भी उन्होंने में विसरल फैट अगर ज्यादा हो तो वो उनमें भी मतलब टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें मेटाबॉलिकली ओबेस कहते हैं। तो मतलब उनका अब हम आप बाहर से उन्हें देखेंगे तो वो काफी थीन होंगे, पर उनके जो विसरल फैट होता है वो ज्यादा होता है। तो मेन रिस्क फैक्टर है विसरल फैट। तो इनके कारण इनमें टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिकली ओबेस पेशेंट्स। अब मैं बात करूंगा जो अदर कॉजेस ऑफ डायबिटीज के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे पैंक्रेटिक बीटा सेल का डिसफंक्शन है, और इसमें मतलब मोडी आते हैं, फिर ये जो इंसुलिन एक्शन के डिफेक्ट के कारण, और ये दूसरे कॉजेस के कारण। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा MODY के बारे में, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग। तो ये मोडी में आखिर होता क्या है, तो इसमें मतलब इंसुलिन रिक्वायरमेंट, ये इसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें सल्फोनाइल यूरिया जैसे ड्रग्स देते हैं। ये मोडी होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। तो आप समझ पाएंगे कि सिर्फ एक अलील के मतलब म्यूटेशन होने के कारण सिर्फ मोडी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मतलब आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज होते हैं वो एडल्ट में देखने को मिलते हैं, और जो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं वो चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे उसमें एक अलील अभी भी फंक्शनल होगा, तो इसके कारण मतलब डिसीज का ऑनसेट डिले होगा। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में दोनों के दोनों अलील म्यूटेंट होंगे, तो इसके कारण मतलब ऑनसेट काफी अर्ली हो जाएगा। तो ये किड्स में देखने को मिलता है। तो आप समझ पाएंगे कि जो ये मोडी होता है वो अराउंड 25 ईयर्स एज के आसपास देखने को मिलता है, और ये जो होता है वो नॉन ओबेस पेशेंट में होता है। तो मतलब इसमें मेन इसका रीजन क्या है, तो जैसे कि आप टाइप 1 में आपने देखा था कि उसमें बीटा सेल का लॉस हो जाता था, टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता था। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर पाएंगे, मतलब इन्होंने अभी भी इंसुलिन तो होगा, पर ये कई म्यूटेशंस के कारण ये मतलब अब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब सारे मोडी का ये ओवरऑल फीचर है। तो जैसे कि अगर हम इसके सब टाइप्स के बारे में बात करें,
तो ये आप देख सकते हैं कि सब टाइप्स में मतलब ये 6 सब टाइप्स में डिवाइडेड होता है और ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के मतलब प्रॉब्लम के कारण होते हैं एक्सेप्ट टाइप 2। आप देख पाएंगे कि टाइप 2 ग्लूकोकाइनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, और जबकि जो ये सारे के सारे बाकी के हैं HNF या PDX1 वो सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब है, तो इनकी मतलब डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले मोडी 2 के बारे में, तो ये काफी मतलब ये कॉमन ज्यादा नहीं होता और ये काफी माइल्ड होता है। तो ये मतलब उसमें सिम्टम्स ज्यादातर नहीं आते होते, और जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लूकोकाइनेस एंजाइम वो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। तो आप ये हो गया मोडी 2। फिर आता है मोडी 1, तो सॉरी फिर मोडी 1 होता है वो HNF4 अल्फा के म्यूटेशन के कारण होता है, और इसके बाद आता है मोडी 3। तो आप देख पाएंगे वो HNF1 अल्फा के म्यूटेशन के कारण होगा, और ये सबसे मोस्ट कॉमन मोडी है जो वो अराउंड 2/3 पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। तो और मतलब इस मोडी 3 में क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट जो होता है वो सल्फोनाइल यूरिया के रिस्पॉन्सिव होता है, और इसके बाद मतलब उसका भी रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उसके बाद पेशेंट को इंसुलिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है। तो ये था मोडी 3। और आप आखिर में देखेंगे कि ये जो होता है मोडी 4 PDX5 होता है, वो उसका एक फीचर ये है कि वो लेटर एज में होता है, वो मोर देन 35 ईयर्स की एज के पेशेंट्स में होता है। तो ये बाकी सारे जो मोडी होते हैं वो मतलब रिलेटिवली यंगर एज में होते हैं, जैसे कि 25 ईयर्स के आसपास होते हैं, पर ये मोडी 4 होता है वो 35 ईयर्स के बाद होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं मोदी तो उसमें एक अलील होने के मतलब आप समझिए, जैसे कि अगर ये PDX1 म्यूटेशन होता है वो एक अलील में होता है तो इसके कारण मोडी 4 होगा। पर अगर ये दोनों के दोनों अलील जो होते हैं PDX5 के अगर ये म्यूटेंट हो गए तो इसके कारण पेंक्रियाटिक एजीनेसिस होता है। तो ये हो गया मोडी के बारे में। और हाँ, सबसे आखिर में एक बात कि जो ये मैंने आपको बताया कि मोडी 2 होता है वो माइल्ड फॉर्म होता है, पर अगर इसके दोनों अलील म्यूटेंट हो जाए, अगर ग्लूकोकाइनेस के दोनों अलील म्यूटेंट हो जाए तो इसके कारण नियोनेटल डायबिटीज होता है, और ये काफी सीवियर होगा, तो इसके कारण सीवियर नियोनेटल डायबिटीज हो सकता है। तो ये हो गई मतलब मोडी की बात। इसके बाद मैं बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो मैटरनली डिराइव होता है, तो इसके कारण क्या होगा, तो इसमें मोस्ट कॉमन म्यूटेशन कौन सा होता है, तो इसमें मोस्ट कॉमन म्यूटेशन A324 3G म्यूटेशन होता है, वो सबसे कॉमन म्यूटेशन होता है। और इसके मतलब प्रोडक्ट क्या होती है, तो उसकी प्रोडक्ट एक मतलब टीआरएनए होता है जो मतलब ल्यूसीन के लिए, जो आप कोड समझ सकते हैं, इसका कोड होगा U। ये ल्यूसीन के कारण होता है, मतलब ल्यूसीन के टीआरएनए के वजह से। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है वो किस एज में देखने को मिलेगा, तो ये लेट 30s में देखने को मिलता है। और इसमें का एक और फीचर इसमें क्या आता है कि इसमें हियरिंग लॉस होता है। तो ये कई बार ये टर्मिनोलॉजी मतलब यूज की जाती है MIDD, मैटरनली इनहेरिटेड डायबिटीज एंड डेफनेस। तो कई बार इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, मतलब डेफनेस और डायबिटीज दोनों हो तो मैटरनली इनहेरिटेड डायबिटीज एंड डेफनेस। इसके बाद मैं एक सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा जिसे कहते हैं वुल्फ्रेम सिंड्रोम। तो ये वुल्फ्रेम सिंड्रोम होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि इसका मतलब एक्रोनिम है DIDM-OAD डिडमोंड। तो आप इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, ऑप्टिक एट्रोफी एंड डेफनेस। तो मतलब हाँ, ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा। तो ये हो गया वुल्फ्रेम सिंड्रोम। मतलब इसके जो सिम्टम होंगे जैसे कि डायबिटिक मतलब डायबिटिस इंसिपिडस एंड फिर डेफनेस, जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है वो मतलब किस एज में देखने को मिलेगी, तो वो 20s की एज में देखने को मिलेगी। और जब दूसरे मतलब सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरेट्रो हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर मतलब न्यूरोजेनिक ब्लैडर, सेरेबुलर एटेक्सिया, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सब मतलब बाद में देखने को मिलती है, वो
लेटर एजेस में देखने को मिलते हैं। तो ये एक सिंड्रोम वुल्फरहैम सिंड्रोम की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा एक मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम्स के बारे में, कि जो आपको जानते हैं कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम होंगे वो मतलब उसमें दोनों अलील म्यूटेंट होंगे। तो दोनों अलील म्यूटेंट होंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये यंग एज में देखने को मिलेगा, और ये काफी यंग एज जैसे कि नियोनेटल में ये देखने को मिलेगा। तो इसके मतलब बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जो म्यूटेशन होते हैं, तो मैं एक के बाद एक उस सब के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले म्यूटेशन की बात करें, वो है न्यूरो G3 म्यूटेशन। तो जो न्यूरो G3 म्यूटेशन होता है उसमें डायबिटीज के अलावा माल एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ये इसका मतलब एक स्पेसिफिक बात हो गई। और ये मतलब जैसे कि मैंने अब आपको बताया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे, वो मतलब बहुत अर्ली एज में हो जाएंगे, जैसे कि ये मतलब बिफोर प्यूबर्टी मैनिफेस्ट होगा। फिर इसके बाद एक और मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है PTF1A। तो जो इसमें क्या होता है कि इसमें पेंक्रियास का पूरा ए जीनेसिस होता है। तो आपको पेंक्रियास यहाँ नहीं होता, और दूसरा यहाँ सेरिबेलर एट्रोफी होती है। तो यहाँ सेरिबेलर एट्रोफी देखने को मिलती है। और इसके बाद एक और म्यूटेशन आता है, उसका नाम है GLI-S3। तो इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूनेटल डायबिटीज के अलावा इसमें कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो इसके बाद और दो म्यूटेशंस होते हैं इसमें। जो एक पहला है वो है RFX6 जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का म्यूटेशन। इसके मतलब जो सिंड्रोम होता है उसे मिशेल रायली सिंड्रोम कहते हैं। तो मिशेल रायली सिंड्रोम में क्या होता है कि मतलब इसमें जो और सभी के सभी आइलेट सेल्स होंगे वो इसमें एब्सेंट होते हैं, सभी आइलेट सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि मतलब जो पेंक्रियास होगा उसका मतलब एंडोक्राइन फंक्शन पूरा एब्सेंट होगा, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन फंक्शन ही वर्किंग में होगा। पर कई बार इसमें एक्सोक्राइन म्यूटेशन भी लॉस्ट हो जाता है, पर ये टिपिकल है कि उसमें सारे के सारे आइलेट सेल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें पेंक्रियास और गॉल ब्लेडर का भी मतलब हाइपोप्लेजिया होता है, और इसमें इंटेस्टिनल एट्रीजिया भी होता है। तो ये हो गई मिशेल रायली सिंड्रोम की बात। और सबसे आखिर में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है, और आखिरी जीन है EIF2AK3 जीन। तो इस जीन के प्रोडक्ट क्या होती है, तो इस जीन के प्रोडक्ट होती है PERK प्रोटीन। तो PERK मतलब वो उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब उसका फंक्शन होता है। तो अगर ये अगर प्रोटीन लॉस हो जाता है तो इसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो मतलब अनफोल्डिंग प्रोटीन को आप पाथवे जानते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि मतलब अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ जाएंगे, तो इसके कारण बीटा सेल का मतलब एट्रोफी हो जाएगी, मतलब सारे के बीटा सेल अब लॉस्ट होने लगेंगे। तो इस सिंड्रोम का क्या नाम है, तो इस सिंड्रोम का नाम है वॉलकॉट रेलिसन सिंड्रोम। तो ये होगा वॉलकॉट रेलिसन सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब नियोनेटल डायबिटीज होता है, और इसके अलावा इसमें एपिफाइजियल हाइपरप्लेजिया होता है, और इसमें मतलब डेवलपमेंटल डिले होते हैं, और इसके अलावा मतलब लीवर और किडनी का भी डिस्फंक्शन इसमें देखने को मिलता है। तो ये था वॉलकॉट रेलिसन सिंड्रोम। अब मैं बात करूंगा जो सेकेंडरी कॉजेस होते हैं उसके बारे में। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाता है, तो वो ग्लूकागॉन, फिर T3 T4, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और ग्रोथ हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन होते हैं, तो ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कौन करता है, तो वो होता है इंसुलिन। तो अगर आप समझ सकते हैं कि मतलब जैसे कि अब ये सब सारे हार्मोन्स की अगर हम मतलब एक्सोजीनसली दे, या फिर इनकी इन हार्मोन्स को मतलब प्रोड्यूस करने वाले ट्यूमर्स हो, तो इसके कारण ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा और डायबिटीज होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
कि हार्मोनल ट्यूमर्स में जैसे कि एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, ग्लूकागोनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, तो ये जो 4 हार्मोन्स बताए तो ये सभी उसके बारे में बात हो गई। फिर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो भी आप समझ सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सिंथेटिक ड्रग्स और एक होता है नायसिन। तो आप ये मतलब समझ सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सिंथेटिक ड्रग्स कैसे करती है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। फिर आता है मतलब लीवर डिसऑर्डर्स में भी ये होता है, जैसे कि सिरोसिस और हेमेक्रोमेटोसिस। फिर मसल्स के डिसऑर्डर जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के कारण। फिर मतलब एडिपोस टिश्यू के मतलब डिसऑर्डर जैसे कि लाइपोडिस्ट्रोफी और ट्रंकल ओबेसिटी के कारण होता है। फिर होता है मतलब इंसुलिन रिसेप्टर डिसऑर्डर्स, एक्एंथोसिस निग्रिकेंस एंड लेप्रोक्योनिज्म। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब एक्एंथोसिस निग्रिकेंस में क्या होता है, तो जैसे कि ये होता है इसमें जो इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज हो जाती है, और इन इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज तो होने के कारण आप समझ सकते हैं कि ये ऑटो इम्यून हो जाएगा। तो और इसके मतलब ये ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो जाएगा, तो आप समझ पाएंगे कि जो एक्एंथोसिस निग्रिकेंस होता है उसमें मतलब इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज बढ़ जाती है। ये मतलब इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी जो आगे मैंने टाइप 1 के जो 5 मतलब बताए थे मतलब एंटीबॉडीज, उसमें ये नई थी, तो ये एक नई एंटीबॉडी है। फिर मतलब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, मतलब जो एक्एंथोसिस निग्रिकेंस की, तो ये कई बार मतलब स्पॉन्टेनियसली रिमिशन उसका हो जाता है, या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के कारण ये मतलब इसका रेमिशन हो जाता है। तो ये हो गई एक्एंथोसिस निग्रिकेंस की बात। तो और इसके बाद जो कॉजेस आते हैं, तो जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू रिड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि सबसे पहले था ग्लूकोज बढ़ जाने के कारण, और मतलब और दूसरा होता है ग्लूकोज मतलब कम करने का हार्मोन जो इंसुलिन होता है, तो उसकी मतलब डेफिशिएंसी अगर कैसे कोई तरह से हो जाए, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सोमैटोस्टेटिनोमा एंड फिलियोक्रोमोसाइटोमा। तो आप सोमैटोस्टेटिन के बारे में जानते हैं कि वो अल्टीमेटली मतलब इंसुलिन को, बीटा सेल को इनहिबिट करता है, और मतलब इंसुलिन रिलीज नहीं होता। फिर आता है पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स, तो पेंक्रेटाइटिस, हेमोफिड्रोसिस और मतलब हीमोक्रोमेटोसिस, मतलब कोई भी क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस हो या फिर पेंक्रियाटेक्टमी की सर्जरी की गई हो, तो इसमें मतलब इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है। और सबसे आखिर में आते हैं मतलब कुछ ड्रग्स के बारे में, तो ये होती है मतलब थायराइड डायरेटिक्स, फिर फेनेटोइन, पेंटामिडिन एंड कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो थायराइड डायरेटिक्स होती है वो पोटेशियम चैनल ओपनर होती है। तो आप एक बात समझ पाएंगे कि जैसे कि समझिए कि ये मतलब बीटा सेल है, और मतलब यहाँ मतलब पोटेशियम चैनल्स है। तो अगर आप समझ पाएंगे कि पोटेशियम चैनल जनरली आउटवर्डली ओपन होती है, मतलब पोटेशियम बाहर जाता है, पर अगर ये मगर चेन अगर समझिए कि इनहिबिट हो गई, तो यहाँ से मतलब पोटेशियम मतलब अब सेल के अंदर ही रहेगा। इसके कारण मतलब अगर कैल्शियम एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इसके कारण जो इंसुलिन रिलीज था वो अब नहीं होगा। तो मतलब इसके थायराइड की बात में जब मैं डिटेल में थायराइड डायरेटिक्स के बारे में बात करूंगा, तब ये ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि ये पोटेशियम चैनल ओपनर की एक्शन कैसे होती है। तो सॉरी, मैंने यहाँ बताने में भूल हो गई कि अगर ये पोटेशियम चैनल यहाँ ओपन हो जाएगी तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा, मतलब इसके कारण ये हाइपर पोलराइज सेल हो जाएगा, और हाइपर पोलराइज होने के कारण इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा। तो ये थी मतलब पोटेशियम चैनल ओपनर्स की बात। और इसी तरह आती है फेनिटोइन, पेंटामिडिन और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। और हाँ, अगर एक बात मतलब जैसे कि मैंने ड्रग के बारे में बताया, उसमें मतलब और कौन सी आ जाएगी, तो उसमें आ जाएगी साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस। तो आप समझ पाएंगे कि अगर मतलब पोस्ट पेशेंट में अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है और उसके बाद उसमें डायबिटीज डेवलप हो रहा है और उसमें अगर ये ड्रग्स दी जा रही है, तो आप समझ पाएंगे कि ये ड्रग्स के कारण पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। और कई बार एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के कारण भी मतलब डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, जैसे कि ओलेंजापिन। तो उस सब ड्रग्स के कारण भी हो सकता है। इसके बाद में कॉफीज के बारे में बात करूंगा। तो आपने देखा कि अगर यहाँ मोडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, फिर आता है जेनेटिक डिफेक्ट्स इन इंसुलिन एक्शन। तो इसमें मतलब कौन कौन से आएंगे, तो इसमें जैसे कि टाइप ए इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर लेप्रोक्योनिज्म, फिर रेप्सन मेंडल हॉल सिंड्रोम और लाइपोएट्रोफिक डायबिटीज होता है, वो सब इंसुलिन की एक्शन के प्रॉब्लम के कारण होता है। फिर आएंगे मतलब डिसीज जैसे कि एक्सोक्राइन पेंक्रियास के डिसीज। तो मैंने जैसे कि आगे भी आपको यहाँ बताया कि यहाँ मतलब एक्सोक्राइन डिसीज के बारे में
में हमें यहाँ सारी की सारी यहाँ बात हो गई। फिर यहाँ आता है एंडोक्राइनोपैथीज। तो मैंने जैसे आगे बता दिया कि कुशिंग या फिर फिरोक्रोमोफाइटोमा उस सब सिंड्रोम्स में भी मतलब वो सब एंडोक्राइनोपैथीज के कारण डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। फिर ड्रग्स और केमिकल्स की भी बात हो गई आगे की। थाइफाइड जैसे डायबिटिक्स, थाइफाइड, फेनेटोइन, कैल्शियम इनहिबिटर्स उस सब ड्रग्स के कारण होता है। और सबसे आखिर में आता है वो कुछ जेनेटिक कॉजेज जैसे कि डाउन, क्लाइनफेटर और टर्नर सिंड्रोम में भी कई बार डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। तो ये थी डायबिटीज मेलिटस के मतलब इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात। तो थैंक यू गाइस। और हाँ, आखिर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि अगर ये रिकॉर्डिंग के बारे में अगर मैं कुछ मतलब मिस्टेक्स के अगर हो गए हो बोलने में, तो फिर मैं वो डिस्क्रिप्शन में मतलब वो लिख देता होता हूँ को जो मतलब मिस्टेक्स हो गई हो, तो आप मतलब अगर डिस्क्रिप्शन भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने सारी की सारी अगर मिस्टेक कोई हो गई हो तो उसमें मैंने मतलब करेक्ट कर ली होती है। तो थैंक यू।